एक कोर्ट के अंदर पति पत्नी का पिछले 3 साल से तलाक का केस चल रहा था। आज आखिरी दिन था और आखिरी तारीख थी जिस दिन जज साहब फैसला सुनाने वाले थे। लेकिन उसी दिन उस कोर्ट के अंदर कुछ ऐसा होता है कि जो पति होता है वो एकदम से सभी लोगों के सामने उस केस को लड़ने से मना कर देता है और वहां से बाहर की तरफ निकल जाता है। लेकिन इस बात को जैसी पत्नी सुनती है तो उसके बाद वह एकदम से उसके पीछे पीछे जाती है और पैर पकड़कर रो रो कर उससे माफी मांगने लगती है। क्या हुआ था ऐसा उस कोर्ट के अंदर जिसकी वजह से पति वहां से चला गया था और पत्नी ने, जो कि 3 साल से तलाक का केस लड़ रही थी, उसने रो रो कर माफी मांगी। पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हरियाणा के एक छोटे से गांव के अंदर एक लड़का रहा करता है जिस लड़के का नाम होता है सुमित, जिसके घर में उसके माता पिता है, एक उसका बड़ा भाई है और वो लोग खुशियों के साथ अपना जीवन व्यतीत किया करते हैं। पिता के पास अच्छा खासा रुपया पैसा है, अच्छी खासी उनके पास पुश्तैनी जमीन है और किसी भी चीज की कोई भी समस्या नहीं है। सुमित जैसे ही अपनी पढ़ाई लिखाई करता है तो उसके बाद जो माता पिता होते हैं उसकी शादी की चिंता करते हैं और यहाँ पर सुमित के लिए इधर उधर लड़की ढूंढी जाती है। अब यहाँ पर सुमित के पास अच्छी खासी पुश्तैनी जमीन थी तो इसीलिए बड़े बड़े घरों से उसके लिए रिश्ते आते हैं और उन्हीं रिश्तों में से एक रिश्ता जो सुमित के माता पिता होते हैं वो सुमित के लिए पसंद कर देते हैं। लड़की का नाम कविता होता है और कविता देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी। यहाँ पर जो लड़की के घर वाले होते हैं यानी कि लड़की के जो पिता होते हैं वो कई भाई थे और सभी भाई एक साथ रहा करते थे और गांव के अंदर उनका अच्छा खासा बोलबाला था। लोग उन्हें दूर दूर तक जाना पहचाना करते थे। जिस तरह से हुआ करता है ना, कोई गाँव में एक कुनबा होता है जिस कुनबे को पास पड़ोस के कई कई गाँवों तक भी लोग जाना करते हैं कि हाँ उन लोगों को हम जानते हैं। तो ऐसा ही यहाँ पर कविता का परिवार था और जब सुमित से और कविता की शादी तय हो जाती है तो उसके बाद यहाँ पर घर वाले एक निश्चित मुहूर्त निकालते हैं और उस मुहूर्त पर ढेर सारा दहेज अपनी बेटी को देकर उसकी शादी सुमित के साथ करा देते हैं। और शादी होने के बाद जो सुमित होता है वह कविता को दुल्हन बनाकर अपने घर में रखने लगता है। लेकिन यहाँ पर जब कविता ढेर सारा दहेज अपने साथ लेकर आई थी तो उसके बाद उसे दहेज का घमंड हो जाता है और ऊपर से उसका व्यवहार भी कुछ ऐसा ही था, क्योंकि गाँव में जब अपने पिता के घर पर रहा करती थी तो उसने ऐसा ही बोलबाला देखा था, क्योंकि उनके परिवार से सभी लोग डरा करते थे और सभी लोग उनकी इज्जत किया करते थे। अब इन बातों को देख देख कर उसका दिमाग भी ऐसा ही हो गया था और इसी वजह से वो यहाँ पर सुमित के घर वालों से सीधे मुंह बात नहीं करती है और उन्हें तरह तरह की बातों पर सुना दिया करती। यानी कि कोई भी छोटी मोटी बात अगर घर के अंदर हुआ करती तो उसी बात का एजेंडा बनाकर उन लोगों को खरी खोटी सुना दिया करती। अब यहाँ पर जो सुमित के घर वाले होते हैं उन्हें भी ये बात बड़ी बुरी लगती है और सबसे ज्यादा ये बात सुमित को बुरी लगती है। तो सुमित एक दिन अपनी पत्नी को समझाना चाहता है लेकिन इस बारे में उसके माता पिता को पता चल जाता है। तो वो लोग कहने लगते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, अभी नई नई शादी हुई है तो हो सकता है अभी जगह बदली है तो इस वजह से एडजस्ट होने में टाइम हो रहा हो, अपने घर को बसाओ और ऐसा कुछ भी मत करो। इस बात को सुनकर सुमित चुपचाप रह जाता है लेकिन मन ही मन बहुत कुछ बातें सोच रहा था, क्योंकि उसकी पत्नी कभी कभी किसी न किसी बात पर उसका भी अपमान कर दिया करती थी और यहाँ पर घर वालों के साथ भी वो ऐसा ही किया करती थी। धीरे धीरे इनकी शादी को 6 महीने बीत जाते हैं लेकिन 6 महीने के अंदर यहाँ पर जो कविता होती है उसके हालात और भी ज्यादा बिगड़ जाते हैं और वह और भी ज्यादा घमंड के अंदर रहने लगती है। अगर उसका पति उसे किसी बात के लिए कहा करता तो वह फौरन से उसके मुंह पर ही मना कर दिया करती और उल्टा ही काम किया करती। यानी कि अगर पति कह रहा है कि घर पर खाना बना लो तो वो कहा करती कि नहीं, बाहर से खाना आएगा और मैं खाना बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगी। इसके बाद चाहे उसकी सास खाना बनाए या उसकी जेठानी, उसे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ा करता था। अब सुमित पिछले 6 महीने से इन सभी बातों को सहन करता हुआ आ रहा था और अब ये बात उससे सहन नहीं होती है और इसके बाद एक दिन वह अपनी पत्नी को समझाने के लिए बैठ जाता है। लेकिन पत्नी उसकी बातों को सुनकर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और गुस्से में उससे बुरी भली बातें कहने लगती है। अब यहाँ पर जब सुमित से उसकी पत्नी उल्टा बोलने लगती है तो यह बात सुनकर सुमित को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि गांव के अंदर ऐसा नहीं हुआ करता। पत्नियों को चुपचाप रहना पड़ता है क्योंकि पति बाहर से पैसा कमाया करते हैं और पत्नी घर के अंदर आराम से रहा करती है। इसी बात को सोचकर जो सुमित होता है वह उल्टा अपनी पत्नी पर चिल्लाने लगता है और इस आवाज को सुनकर उसके घर वाले भी वहां पर आ जाते हैं। माता पिता उसे समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन सुमित उनसे कह देता है कि देखो आपने कहा था कि अभी अभी शादी हुई है तो ये ऐसा कर रही होगी, लेकिन अब तो शादी को 6 महीने हो गए हैं, उसके बाद भी इसमें बिल्कुल भी सुधार नहीं है और मैं इसे इस तरह से नहीं रख सकता।
अब इस बात को जैसे ही कविता सुनती है तो वहां पर वह एकदम से और भी ज्यादा आग बबूला हो जाती है और कहने लगती है कि मतलब क्या है तुम्हारा, क्या मैं अब तक गलत रह रही थी? मैं तो इसी तरह से रहूंगी, अगर तुम्हें मुझे अपने घर में रखना है तो इसी तरह से रखो, वरना मैं अपने मायके जा रही हूं और वहीं पर रह लूंगी। इस बीच वह अपने घर वालों से भी बात किया करती थी और वहां के लोग भी उससे कहा करते थे कि बेटी किसी भी बात को लेकर पीछे मत रह जाना, इन लोगों को कड़ा जवाब देना, क्योंकि हमने तुम्हें ढेर सारा दहेज दिया है और तुम्हारी तो वहां पर हुकूमत चलेगी। दरअसल यहां पर जो सुमित का बड़ा भाई होता है उसे ज्यादा कुछ दहेज में नहीं मिला था, लेकिन सुमित को ढेर सारा रुपया पैसा भी मिला था और साथ में गाड़ी वगैरह भी मिली थी। तो इसी वजह से वो लोग ऐसा कर रहे थे। लेकिन अब सुमित इस बात को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता है और वो कहता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो चली जाए यहां से, मुझे तुम्हें इस घर में रखने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस बात को सुनकर जो कविता होती है वो एकदम से आवेश में आती है और अपने कमरे के अंदर जाकर अपना सामान पैक करती है और वहां से उस घर को छोड़कर चली जाती है। अब कविता अपने मायके में रहने लगी है, यहाँ पर सुमित अपने घर में रहने लगा है। लेकिन सुमित के माता पिता इस बात को देखकर काफी ज्यादा परेशान होते हैं और सोचने लगते हैं कि हमारा बेटे का तो घर उजड़ गया, तो क्यों ना इसे बसाने की कोशिश की जाए। और इसी वजह से यहाँ पर जो सुमित के माता पिता होते हैं वो पहले तो अपने बेटे को समझाते हैं, लेकिन जब बेटा नहीं मानता तो वो लोग सीधा अपनी बहू के वहां पर पहुंच जाते हैं और वहां पर जाकर उनसे रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि कोई बात नहीं, बच्चा है, नादानी हो गई, आप ऐसा मत करो, बच्ची को भेज दो। लेकिन यहाँ पर जो कविता के घर वाले होते हैं वह लोग उन पर बहुत ज्यादा नाराजगी जताते हैं और उनसे काफी सारी बातें उल्टी सीधी कहते हैं और कहने लगते हैं कि हमारी बेटी तो उसी तरह से रहेगी, अगर तुम लोगों को इस तरह से रखना है तो बेशक से रखो, वरना हमारी बेटी हमारे पास है और तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास है, जो कुछ होगा हम कोर्ट से फैसला कर लेंगे। अब इस बात को सुनकर सुमित के माँ बाप को यह बात बड़ी बुरी लगती है और वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप बेटी को भेज दीजिए और वो आराम से जैसे चाहे वैसे रह सकती है, हम लोग उससे कुछ भी नहीं कहेंगे और ना ही हमारा बेटा कुछ कहेगा। अब इस बात को सुनकर कविता के घर वाले तो उसे भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो कविता होती है वह मना कर देती है, कहती है कि नहीं पिताजी, ऐसी बात नहीं है, मुझे पता है कि वो बिल्कुल भी इस बात को नहीं मानेगा और वो खुद आकर अगर इस बात के लिए माफी मांगता है तो ही मैं उसके साथ रहने के लिए तैयार हूं। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो सुमित के माता पिता हैं वो कह देते हैं कि ठीक है, हमारा बेटा आएगा और तुमसे माफी मांगेगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। ऐसा कहकर जो माता पिता होते हैं सुमित के, वह वहां से वापस लौट जाते हैं। लेकिन जैसे ही जाकर वो अपने बेटे से कहते हैं बेटा हम लोग गए थे और उन लोगों ने ऐसे ऐसे बोल दिया है, तो सुमित आग बबूला हो जाता है और अपने माता पिता से कहने लगता है कि आप लोग मुझसे बिना पूछे वहां पर क्यों गए थे? वो लड़की कभी भी सुधरने वाली नहीं है, क्योंकि कई बार मैंने कोशिश की है छोटी छोटी बातों पर टोक कर, लेकिन उसने इन बातों को बिल्कुल हल्के में ले लिया और बिल्कुल भी इन बातों पर जरा भी गौर नहीं दी। अब जब वो खुद से फैसला करके गई है तो वो आए तो ठीक है, अगर ना आए तो कोई बात नहीं, हम लोग भी कोर्ट से फैसला कर लेंगे। लेकिन बेटे ने साफ साफ मना कर दिया था और इसके बाद यहाँ पर जो कविता के घर वाले होते हैं वह कोर्ट केस चला देते हैं और कोर्ट केस चलने के बाद यहाँ पर जो सुमित के घर वाले होते हैं वह भी कोर्ट केस लड़ने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ इन बातों को लगभग 3 साल बीत जाते हैं। 3 साल के अंदर ना तो कभी कविता ने सुमित से बात की थी और ना ही कभी सुमित ने कविता से बात की थी। वो दोनों एक दूसरे के खिलाफ केस लड़ रहे थे और केस के अंदर ढेर सारी ऐसी बातें होती हैं जिन बातों को सुनकर दोनों को बड़ा ही बुरा लगता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर लांछन लगा रहे थे, अलग अलग तरह की बातें कह रहे थे कि ऐसा है, ये वैसा है। और वहीं जो सुमित होता है उसके वकील भी ढेर सारी बातें उन्हें ऐसी सिखा रहे थे। इसके बाद 3 साल बाद अब केस का फाइनल फैसला आने वाला था और लास्ट तारीख वहां पर लगने वाली थी। वकील साहब ने पहले बता दिया था कि ये लास्ट तारीख है और इस पर जो जज साहब हैं वो फैसला कर ही देंगे, तो आप लोग अच्छी तरह से तैयार होकर आना और आज तुम्हारा एक दूसरे से तलाक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों पक्षों में तलाक का केस चल रहा था और उसी को लेकर आज फाइनल फैसला होना था। इसके बाद यहाँ पर जो सुमित होता है वो सुबह सुबह अच्छे से तैयार होता है और तैयार होने के बाद अदालत पहुंच जाता है। इधर जो कविता के घर वाले होते हैं और कविता होती है वो लोग भी वहां पर पहुंच गए थे। सुमित के साथ केवल उसके माता पिता थे, लेकिन कविता के साथ पूरा परिवार था, यानी कि उसका पिता, उसके पिता के भैया भाभी, उसके चाचा ताऊ और यहाँ तक कि उसके मामा मामी भी थे, यानी कि सभी लोग वहां पर मौजूद थे और सभी लोग चाहते थे कि कविता का तलाक हो जाए और उसके बाद इसकी दूसरी शादी करा देंगे। कविता भी अभी तक घमंड में भरी हुई थी और इसी वजह से वह यहाँ पर आ जाती है। अब जब जज साहब फैसला सुनाने वाले होते हैं तो उससे पहले दोनों के वकीलों से एक बार पूरे आरोपों को दोबारा से सुनता है और यहाँ पर जो कविता का वकील होता है वह खड़ा होकर सुनाने लगता है। कहने लगता है कि सुमित अपनी पत्नी को परेशान किया करता है, दहेज के लिए भी परेशान किया करता है और मारा पीटा करता है, रोज रोज घरेलू हिंसा किया करता है और कविता से कहा करता है कि अपने घर वालों से जाकर पैसा लेकर आओ, उसके बाद ही मैं तुम्हें अपने घर के अंदर रखूंगा। और इसी वजह से जो कविता है वह सुमित से तलाक लेना चाहती है। इसके बाद जज साहब इस बात को सुनते हैं, लेकिन यहाँ पर इन बातों को
सुनकर जो सुमित होता है उसे बड़ा ही गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर खड़ा हुआ था और वो कैसे भी करके इससे पीछा छुड़ाना चाहता था, क्योंकि बिल्कुल भी सुधरने वाली नहीं है। इसके बाद जज साहब सुमित के वकील से कहते हैं और उसके आरोपों को रिपीट करने के लिए बोलते हैं। तो यहाँ पर जो वकील साहब होते हैं वह कविता पर लगाए गए उन आरोपों को बताते हैं जो कुछ उन्होंने फाइल में लिख रखा था, और जैसे ही वो बोलते हैं कि जो कविता है वो बदचलन है और इसके और लोगों के साथ नाजायज प्रेम प्रसंग है, इसी वजह से जो सुमित है वो इससे तलाक चाहता है। अब इस बात को सुनकर सुमित को एकदम से धक्का सा लगता है, क्योंकि कविता बिल्कुल भी बदचलन नहीं थी और वह तो केवल थोड़ी सी गुस्से वाली थी, और इसी गुस्से की वजह से सुमित उसे तलाक देना चाहता था। तो इसी वजह से जो सुमित होता है उससे रहा नहीं जाता, क्योंकि वह सोचता है कि जब मुझे वो आरोप इतने बुरे लगे हैं तो इसे भी वो बुरे लगेंगे, और ये तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। इसके बाद जो सुमित होता है वह एकदम से खड़ा होता है और खड़ा होने के बाद अपने वकील साहब को अपने पास बुलाता है और उससे कहने लगता है कि देखो वकील साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है और इस बात को बिल्कुल भी मत कहो। इसके अलावा अगर तलाक होता हो तो करवा दो, अगर नहीं होता तो मुझे ये केस नहीं लड़ना। अब इस बात को सुनकर वकील साहब कहने लगता है कि देखो, जो कुछ भी मैं कर रहा हूं ये तुम्हारी भलाई के लिए है, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो फैसला इसके पक्ष में भी जा सकता है और तुम्हें बहुत कुछ भुगतना पड़ सकता है। लेकिन तभी यहां पर जो सुनील होता है वह भरी अदालत में सभी लोगों के सामने कह देता है कि इस तरह से मुझे न्याय नहीं चाहिए। जब कविता बदचलन है ही नहीं तो उस पर इस तरह का आरोप लगाकर मैं फैसला नहीं कराना चाहता, और मुझे कोई केस नहीं लड़ना। जो फैसला आपको करना है वो कर देना। और ऐसा कहकर जो सुमित होता है वह अदालत से बाहर निकलने लगता है। अब यह बात जैसे ही कोर्ट के अंदर सभी लोग सुनते हैं और यहां पर कविता भी सुनती है, तो एकदम से उसे बड़ी हैरानी होती है और वह बहुत कुछ पुरानी बातों के बारे में सोचने लगती है। उन बातों को सोचा करती है जब सुमित उसे छोटी छोटी बातों के लिए समझाया करता था, और उसके बाद जो कविता होती है वह अपनी मनमानी किया करती थी, लेकिन सुमित उसकी मनमानी को भी मान जाता था। उन बातों को सोचती है कि पिछले इतने दिनों से हम दोनों के बीच में काफी ज्यादा तकरार है, लेकिन उसके बाद भी ये मुझसे अलग होने के लिए इतना सा झूठ नहीं बोल सकता, जबकि मैंने तो इसके ऊपर ढेर सारे झूठे आरोप लगा दिए हैं, और ये कितना सच्चा इंसान है। इस बात को सोचकर यहाँ पर जो कविता होती है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और इसके बाद जो कविता होती है भरी अदालत में एकदम से हाथ जोड़ती है और जज साहब से कहने लगती है, जज साहब मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मैं अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहती। जज साहब पूछने लगते कि क्या हुआ और क्या तुम कहना चाहती हो। तो कविता अपनी आंखों में आंसू लेकर कहने लगती है, जज साहब मेरा पति बहुत अच्छा है और मैं तो अब उससे बिल्कुल भी तलाक नहीं लेना चाहती, और मैं तो जा रही हूं, यहां पर मुझे कोई तलाक नहीं लेना। ऐसा कहकर कविता वहां से बाहर निकलने लगती है। लेकिन इस बात को देखकर यहां पर कविता के जो घर वाले आए हुए थे, जो कि कविता के तलाक कराने में राजी थे, वो लोगों के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और वो पूरी तरह से हैरान से खड़े रह जाते हैं। जब कविता गेट से बाहर निकलती है तो कविता के माँ एकदम से उसके पास आती है और कहने लगती है, बेटी ये तू क्या कर रही है। लेकिन तभी जो कविता होती है वो कहने लगती है कि माँ मैं बहुत सही कर रही हूँ, ऐसा इंसान मुझे ढूंढने से भी नहीं मिल सकता, क्योंकि जिससे मेरा 3 साल से केस चल रहा हो उसने आखिरकार मेरी इज्जत के लिए ऐसी बात कह दी जिसकी वजह से उसे ढेर सारा नुकसान भी हो सकता था, लेकिन उसने किसी की भी परवाह नहीं की। भले ही उसने पहले इल्जाम लगाए हो, लेकिन आज जब भरी अदालत के अंदर फाइनल फैसला होने वाला था और उस टाइम पर मुझे बदचलन घोषित किया जा रहा था, तो एकदम से उसने मना कर दिया, और इससे अच्छा इंसान मुझे भला कहां मिलेगा। इस बात को सुनकर जो माँ उसे रोकना चाहती थी वह भी उसे नहीं रोक पाती है और चुपचाप ऐसी खड़ी रह जाती है। कविता एकदम से भाग कर जाती है और अब तक जो सुमित होता है वह कोर्ट से बाहर निकल चुका था, लेकिन जैसे ही रोड किनारे कविता सुमित को देखती है तो एकदम से जाकर उसके पैर पकड़ लेती है और रो रो कर उससे माफी मांगने लगती है। यहाँ पर जो सुमित होता है वह कविता के इस व्यवहार को देखकर पूरी तरह से हैरान है, क्योंकि जब तक वो दोनों एक दूसरे के साथ रहे थे तो कविता ने एक बार भी माफी नहीं मांगी थी, लेकिन आज ऐसा क्या हो गया जो वो उससे माफी मांग रही है। तो वो कहने लगता है कि कविता क्या हुआ, तुम इस तरह से माफी क्यों मांग रही हो, तुम्हें ही तो मुझसे अलग होना था ना, तो अलग हो जाओ, मैं तो कहकर आ गया ना, तुम आराम से अलग हो जाओ, कोई भी परेशानी नहीं है, और जो कुछ तुम मांगोगी वही मैं तुम्हें लाकर दे दूंगा। लेकिन तभी कविता कहने लगती है कि नहीं सुमित, ऐसी बात नहीं है, मुझे तुमसे अच्छा जीवन साथी नहीं मिल सकता, और जो भी मेरी गलतियां हैं मैं उन सभी गलतियों को सुधार लूंगी, और अब मैं बिल्कुल भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मुझे तुम्हारे साथ रहना है और तुम्हारे साथ जैसा तुम कह दोगे वैसे ही मैं रहूंगी। अगर तुम ये कहोगे कि धूप में खड़ी रहे तो मैं धूप में ही खड़ी रहूंगी, लेकिन तुमसे ये नहीं कहूंगी कि मुझे गर्मी लग रही है। इस बात को सुनकर जो सुमित होता है एक बार फिर से उससे मना करता है और कहने लगता है कि नहीं कविता, मैं ये सब कुछ दोबारा से नहीं चाहता, मैंने बहुत कुछ झेला इन 3 सालों के अंदर, और दोबारा से ये सब स्टार्ट हो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन तभी जो कविता होती है एकदम से उसके पैर पकड़ लेती है और रो रो कर उससे कहने लगती है कि अब तो तुम्हें मुझे माफ करना होगा और उसके बाद ही मैं तुम्हारे पैर छोड़ूंगी। अब तक यहाँ पर कविता के घर वाले भी आ गए थे, इधर सुमित के घर वाले भी आ गए थे, और कविता ने अपने घर वालों को पूरी बात बता दी थी कि इस तरह से बेटी चाहती है और उसने ये फैसला इस वजह से लिया है। तो उसके बाद वो लोग भी अपनी गलतियां महसूस करते हैं और यहाँ पर आने के बाद वह सुमित से कहने लगते हैं बेटा कोई बात नहीं, ये तो माफी मांगी रही
गई है, लेकिन हम लोग भी तुमसे माफी मांगते हैं और आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। जब बेटी तुम्हारे साथ रहना चाहती है तो इसको अपने साथ रख लो। इसके बाद भी जो सुमित होता है वो चुपचाप खड़ा रहता है, लेकिन तभी वहां पर उसके माता पिता और भैया भाभी आ जाते हैं और वह आकर उसे समझाते हैं। कहते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, जब ये लोग इस चीज के लिए तैयार हैं तो तुम भी माफ कर दो और अपने जीवन को आराम से व्यतीत करो। अब जो सुमित होता है वह कविता की तरफ देखता है। कविता की आंखों में आंसू थे और वह फूट फूट कर रोए जा रही थी उसके पैरों में बैठकर। तो यहां पर सुमित उसे कंधों से पकड़कर उठाता है और उठाने के बाद उसके आंखों के आंसू को पहुंचकर उसे गले से लगा लेता है। यहां पर दोनों के जो घर वाले होते हैं वह भी इस बात को देखकर खुश हो गए थे और यहां पर जो कविता के घर वाले होते हैं वह सुमित के घर वालों से वहीं पर माफी मांगते हैं और कहने लगते हैं कि हमारी गलती है, हम लोग अगर इससे पहले ये बात कहकर चलते कि घर बसाना होता है तो उसके बाद ये जरूर से घर बसाती। यहां पर सभी लोगों के गिले शिकवे मिट जाते हैं और जिन लोगों ने भी ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा था वो लोग भी इस बात को देखकर पूरी तरह से हैरान हो गए थे। और उसके बाद सुमित और कविता दोनों एक साथ अपने घर जाते हैं और घर जाने के बाद अपने जीवन को एक साथ अच्छी तरह से जीते हैं। कुछ दिनों बाद उनको एक बच्चा होता है, जिस बच्चे को पाकर दोनों बड़े खुश होते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। इस कहानी के अंदर सीखने लायक बहुत कुछ है और आपको इस कहानी से जो भी सीख मिली हो उस बात को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी वीडियो जैसा भी लगा हो वैसा भी कमेंट सेक्शन में बताएं और अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। बाकी इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।